हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 4 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जी के जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थित है और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या रखा गया था? हेली नेशनल पार्क रखा गया था। ठीक है, इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। उसके बाद 1957 में इसका नाम क्या रखा गया? तो 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, ये नेशनल पार्क की बात हो रही है। ठीक है, 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2021 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया। क्या रखा गया इसका नाम? तो वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम है। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जब प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, तब उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1973-74 में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है, उत्तराखंड में और कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ध्यान रखिएगा, राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व ये भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ध्यान रखिए, वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व 57 है। ठीक है, 57 टाइगर रिजर्व है। 57 नंबर का कौन सा है? अभी हाल में बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व, टाइगर स्टेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में? ध्यान से सुनिएगा। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी यहीं पे है। पेंच टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये भी आपका कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पे हम लोग राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। रामगढ़ बिसधारी, रामगढ़ बिसधारी जो है टाइगर रिजर्व ये भी यहीं पे है। कहाँ पे? राजस्थान में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है। ठीक है, तो वर्तमान में टोटल 57 टाइगर रिजर्व है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अच्छा, बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? सभी को पता होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। और बाघ दिवस भी ध्यान रखिएगा, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को। ये पूछा गया प्रश्न है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं हम ओजोन परत की। तो ओजोन परत किस मंडल में है? ये पूछा जाता है। तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में है। ठीक है, किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, और ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रोटोकॉल? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए, और ये कब हुआ था? तो 1987 में यह हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक जीवित जीवाश्म है? कराया, इनमें से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? इस बुक में इसका आंसर 2 दिया है, लेकिन 1 होना चाहिए। नीला हरा शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोनोजाइट एक अयस्क है। मोनोजाइट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये मोनोजाइट एक अयस्क है किसका? तो ये थोरियम का अयस्क है। ठीक है, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। और सबसे ज्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, केरल में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल या केरोसिन में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को जो है मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है, ये तो धातु की बात हो गई। ठीक है, ये धातु है दोनों, लेकिन अगर पूछा जाए किस अधातु को जल में डुबोकर रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, ये क्या है? अधातु है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? ये पुराना करंट अफेयर है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,24,638 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा, Na2H2O3 इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक में होता है। आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? तो मुक्त आयोडीन। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक में मुक्त आयोडीन होता है और पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड इसमें होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं? इंपॉर्टेंट है ये। किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का जो है कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन 3। एक और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है विकृति, विकृति की भी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, और घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट है, एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब, कह रहा है एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब। तो ऑप्शन 1, जब विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर होता है तब। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और कौन सा सिद्धांत है ये? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ये 2 प्रकार का होता है, एक D2 और D3। D2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आर्गो कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल ये आपका D2 का रासायनिक नाम है। और D3 की बात करें तो कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल ये विटामिन D3 का रासायनिक नाम है। ठीक है, रतौंधी की बात करें तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्कर्वी की बात करें तो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है,
पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने में। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्पिरिन एक है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन ध्यान रखिएगा ये दर्द निवारक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक दवा है। नेक्स्ट है कथन दिए हैं और कारण दिया है। पहला है अभिकथन ए है, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। करा नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है? अभिकथन है। कारण है नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्थ था और हल्का था या चमकीला और धुलने में सुगम था, इसीलिए ये कपड़ों के निर्माण में प्रचलित हुआ। तो दोनों सही है। ठीक है, अभिकथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ये व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो पाचन तंत्र बदलता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र। भोजन के पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है? तो मुख गुहा से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है और अंतिम रूप से पाचन कहां पे होता है? तो छोटी आंत में जो है अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रोग दिया है और रोग कारक सूक्ष्म जीव दिया। ठीक है, सूक्ष्म जीव। पहला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है, यानी विषाणु की वजह से होता है। अतिसार, अतिसार को क्या कहा जाता है? डायरिया या पेचिस। ठीक है, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो टाइफाइड जो है जीवाणु की वजह से होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जो है ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन क्या करता है? तो ये आपका प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय टीम से खेलते हुए एक दिवसीय में दोहरा शतक जड़ने वाले और आईपीएल 2024 में बिहार के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा नालंदा में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट है बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? बिहार जो है भारत में एक अलग प्रांत कब बना? सभी को पता होगा 22 मार्च 1912 को बना। इसलिए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। हमारी आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में। ठीक है, रेटिना। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बिजली से लगी आग को जो है पानी से नहीं बुझाया जाता है। ठीक है, किससे बुझाया जाता है? तो बालू तथा मिट्टी के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे तो ऑप्शन 3 टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लोहे पर जंग ना लगे तो उसके लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? तो जस्ते का लेप किया जाता है। ठीक है, जिंक का लेप किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गैल्वनीकरण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प
का मसौदा तैयार किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था, तो ये किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मसौदा तैयार किया था। देखिए प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में इसे पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। लेकिन इसका जो मसौदा तैयार किया था, किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका मसौदा तैयार किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी, दूसरा असहयोग आंदोलन में उनकी भूमिका, तीसरा है रियासतों के एकीकरण की उनकी उपलब्धि। ये करेक्ट है, इन्होंने भारत का एकीकरण किया था, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था और भारत का एकीकरण किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उस आंदोलन की इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, 1928 बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों के अंतिम उत्तराधिकार थे। जैन तीर्थंकरों के अंतरिम उत्तराधिकार थे, यानी अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, पहले तीर्थंकर ध्यान रखिएगा कौन थे पहले? तो पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह ध्यान रखिएगा, इनका प्रतीक था आपका बैल। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक था आपका सर्प। ठीक है, सर्प। और महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? तो सिंह। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? सभी को पता होगा ये किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह लिखा था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और उस 1911 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी ध्यान रखिएगा, तो विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, विशन नारायण धर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये तो राष्ट्रगान हो गया। अगर हम बात करें राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत को जो है पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया गया था। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और इसी के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था। ठीक है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है?
बछेंद्री पाल, ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई कब किया था? तो 1984 में ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। और नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। पहला है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। बिल्कुल सही है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें क्या होती है? स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है, ये तो सही है। कारण दिया है, ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उल्टा दिया है, व्याख्या ये नहीं करता है। ठीक है, ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती हैं स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए गर्दन हिलाते हैं। उल्टा दिया है इसमें, लेकिन दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रोफेसर BR कंबोज को। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन की बात करें तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपके PGT में पूछा गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? तो मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखी चीजों में कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? तो बड़ा लक्कड़, प्लास्टिक के खिलौने नहीं, ये नहीं है। सोने का तार भी नहीं है। भुना हुआ चिकन, ये कहीं सही है। क्रेडिट कार्ड नहीं, प्लास्टिक है ये। सेब, ये सही है। तो इसमें कौन सा है? पहला, चौथा और छठा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिकथन ये दिया है और कारण दिया, देखते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। कारण है, जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। ये भी क्या है? सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी उल्टा दिया है, इसका व्याख्या सही नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम से, यानी ऑप्शन 3 एंटी डिफेक्शन अधिनियम से। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची है। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पंचायती राज की बात करें तो ये किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में कौन सा पाया जाता है? तो प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कौन सा पाया जाता है? तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो है 14 प्रदान करता है। तो ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह
जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। और इसे जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बुध की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा। शुक्र की बात करें तो ये सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए? तो भूकंप मापने के लिए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ठीक है, सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी। नेक्स्ट है, अभिकथन ए और कारण आर दिया है। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है। करा धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है, यह आपका क्या है? बिल्कुल सही है। कारण है, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा व्याख्या सही नहीं करता है, उल्टा दिया है। अगर दिया अभिकथन में ये दिया होता और कारण ये दिया होता तब सही होता, लेकिन दोनों सही है और व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, इसलिए धमनियों में रक्त का प्रवाह क्या होता है? तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मृदा का वर्गीकरण दिया है और कण की प्रकृति दिया है, ठीक है। बलुई, बलुई हो जाएगा आपका अधिक मात्रा के में बड़े कण होते हैं इसमें। और मृडमय यानी इसे चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी हो जाएगा आपका एक अधिक मात्रा में छोटे कण। और दुमटी हो जाएगा आपका बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की तट रेखा सबसे बड़ी है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस देश की पूछा है, किस देश की तट रेखा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की, ठीक है, इनमें से कनाडा की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? आ चुका है प्रश्न, कौन सा है? तो क्लोरीन करता है, ठीक है, जल को क्या करता है? शुद्ध करता है। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 11 जुलाई। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून को। और 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है, रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिएगा क्या होता है? इसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? डीपीएसपी से कहा जाता है, ठीक है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। ऑप्शन 1 भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है ये। और ध्यान रखिएगा इसके उल्लंघन पर हम जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है पर वही लोहा पानी में डूब जाता है, सही कारण बताइए। करा लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर क्या करता है? तैरता है, बल्कि जबकि लोहे का जो टुकड़ा है पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन 3 लोहे का घनत्व पारा के घनत्व से क्या है? कम है, पर लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल के में जो घर होते हैं जैसे लेह वगैरह में, उनके बारे में दिया है। पहला है, यह पत्थरों से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह क्या होता है? पत्थरों से बनाए जाते हैं। इन घरों का भूतल ज्यादातर जानवरों को रखने में काम आता है, यानी इनका जो नीचे का तल होता है वहां पे जानवर रखते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता नहीं, यहाँ पे खिड़की नहीं होती है, तो ए और बी इसमें सही है। तो इसमें
ऑप्शन 1 ए और बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है? कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो इसमें आपका पहला है 10 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, बिल्कुल सही है, यह मनुष्य सुन नहीं सकता है। 200 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, यह मनुष्य क्या करता है? सुन सकता है, तो ये नहीं होगा। 5000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, यह भी मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। और ये आपका 50,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, ये मनुष्य सुन नहीं सकता है, ठीक है। ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होती है, ये मनुष्य सुन नहीं सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? अश्रव्य कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य सुन नहीं सकता है। 20,000 हर्ट्ज से, सॉरी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है, श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो ध्वनि होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, इसको भी मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य कौन सा सुन सकता है? तो जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि होती है, उसको मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। 20,000 के ऊपर को नहीं सुन सकता है, ना ही 20 हर्ट्ज से नीचे को सुन सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? ये कई बार आ चुका है प्रश्न, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए इसमें दोनों होना चाहिए, ठीक है, इसी को घुमा फिरा दिया है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम क्या है? जय संहिता। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जय संहिता। और महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास ने इसकी रचना की है। अगर हम बात करते हैं राजतरंगिणी, ये किसकी रचना है? राजतरंगिणी ये कल्हड़ की रचना है, ठीक है, कल्हड़ की रचना है। और कथा सरित सागरी ये किसकी रचना है? तो ये सोमदेव की रचना है, ठीक है, सोमदेव की रचना है। नेक्स्ट है, किसी गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत निकलने वाले पहले दूध को कहते हैं? माँ के पहले दूध को क्या कहा जाता है? उसे खीस कहा जाता है, ठीक है, खीस या कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं, यानी विश्व इतिहास की झलक, ये किसकी रचना है? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू की रचना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन किस राज्य में किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। गुजरात में कहां पे, किस शहर में? तो गांधीनगर में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? थाई पूसम त्योहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो हिंदू धर्म में मनाया जाता है, तमिलनाडु वगैरह में, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो इनमें से आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 1952 से लेकर 1962 तक ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे, और ये राष्ट्रपति थे, और भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये। अगर हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल की, तो 2002 से 2007 तक ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन की बात करें तो 1967 से लेकर 1969 तक ये क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, भागलपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए प्रसिद्ध है, और इसीलिए जो है इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, रेशम वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, उर्वरक के बारे में क्या सही है? उर्वरक के बारे में दिया है, पहला है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक क्या होता है? रासायनिक पदार्थ है, इसमें जो है विशेष पोषक तत्व पाए जाते हैं, करेक्ट है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, नहीं कार्बनिक नहीं है। कार्बनिक कौन सा होता है? तो जैविक खाद जो है कार्बनिक होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, नहीं, जैविक खाद से प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, यह करेक्ट है।
तो ए और डी सही है। तो ए और डी किसमें है? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे के विकास या वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। पौधे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। ठीक है, ऑप्शन 1 दोमट मिट्टी। नेक्स्ट, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो ध्यान रखिएगा 1928 में मिला था। अमेरिका में कब मिला था मताधिकार महिलाओं को? 1920 में मिला था। ऑस्ट्रेलिया में कब मिला था? तो 1902 में मिला था। नेक्स्ट, एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। करा, एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं और अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, जैसे बाघ वगैरह है, उसके पाए जाने की संभावना कहाँ पे अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अधिक है। ऑप्शन 3। और इस वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या चाहिए? पहला है बेरोजगारों को रोजगार, बिल्कुल सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार नहीं, सभी लोगों को, शिक्षित लोगों को नहीं, सभी लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, यह भी आपका क्या है? सही है। तो इसमें जो है पहला, तीसरा और चौथा है, किसमें है? तो ऑप्शन 2 पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट है, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर परिवार में ग्रहों की संख्या क्या है? 8 है। ऑप्शन 1। क्रम ध्यान रखिएगा, सूर्य से क्रम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद कौन सा? शुक्र है। ठीक है, शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा? शनि ग्रह है। शनि के बाद कौन सा है? अरुण। और अरुण के बाद कौन सा है? तो वरुण ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? इंपॉर्टेंट है, दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था, लेकिन बाद में ये यहाँ से फरार हो गए थे। फरार होने के बाद किसकी स्थापना की थी? तो आजाद दस्ता की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कौन सी घटना नहीं है? पहला है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, सही है। इंग्लैंड की शक्ति में हाराश, ये भी सही है। राष्ट्र संघ का गठन, ये नहीं है। ये जो है पहले विश्व युद्ध का परिणाम है। ठीक है, पहले विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ था। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला यानी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 3, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, ये कथन आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो, अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना चाहिए? तो उसमें जो भी पानी हो उसको निकाल देना चाहिए। ऑप्शन 2, पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर और काबुल जो है
किसके माध्यम से? तो ऑप्शन 1 खैबर दर्रा के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खैबर दर्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, ठीक है, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रथम पोषी स्तर पर कौन आता है? तो उत्पादक आता है। उत्पादक इनमें कौन सा है? तो घास है। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर हो गया ये। उसके बाद क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता इनमें कौन सा है? तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा खाएगा घास को, ये आपका क्या हो गया? द्वितीय पोषी स्तर हो गया। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। ठीक है, मेढक, और ये क्या हो गया? तीसरा पोषी स्तर हो गया। ठीक है, मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा, और सांप क्या हो गया? ये चतुर्थ पोषी स्तर हो गया। तो इसमें तीसरा पूछा है तो हो जाएगा आपका मेढक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? तो कप्तान होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? तो ध्यान रखिएगा, दलहनी फसलें या फलीदार फसलें। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, मटर। ठीक है, दलहनी फसल की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम पाया जाता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्योंकि करा है दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया पाश्चुरीकरण। इसमें दूध को गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे दूध खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पनामा। मलक्का की बात करें तो हिंद को ये प्रशांत महासागर से जोड़ता, मलक्का जल संधि। स्वेज नहर की बात करें तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो भारत बना है, ऑप्शन 2 भारत। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण दिया है। पहला, ग्रीष्म ऋतु में खेतों यानी फसलों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। बिल्कुल सही है, ग्रीष्म ऋतु में पानी ज्यादा देते हैं। कारण है, इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जलवाष्पन की दर अधिक होती है। बिल्कुल करेक्ट है, जलवाष्पन की दर अधिक होती है, इसी वजह से पानी देने की ज्यादा जरूरत होती है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, और ये व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? कई बार बता चुका हूं, दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 हुआ था। दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था। कहां से? साबरमती से शुरू हुआ था। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये कितने मील की यात्रा थी? ये ध्यान रखिएगा, 241 मील की यात्रा। नेक्स्ट है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये पावापुरी में स्थित है, ऑप्शन 2 पावापुरी में स्थित है। और पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट है, शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा, ठीक है, शीर्ष मुद्रा के बारे में जो है कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यह कई चीजों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मुद्रा होगा, मृदा होगा, सॉरी। शीर्ष मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 2, यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो सभी को पता होगा कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कर्क रेखा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम भी आप लोग जो है लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ध्यान रखिएगा गैनीमीड है। गैनीमीड जो है सबसे बड़ा है। और ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है ये। ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह है ये। नेक्स्ट है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो सभी को पता होगा आपको, विश्राम जड़त्व, न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन 3 विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज्य में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन 3। देखिए कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। अगर पूछा जाए बंगाल के बारे में, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल के क्या थे? पहले गवर्नर थे। अगर पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग थे। ये तो बंगाल के बारे में हो गया। अगर पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। ठीक है, भारत के पहले वायसराय अगर पूछा जाए कौन थे, तो कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, कैनिंग थे। और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू1, इसको अपवर्तनांक का प्रतीक होता है जिसे म्यू कहा जाता है। ठीक है, म्यू1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू2 में प्रवेश करती है, अगर आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तब साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या होगा? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, U2 अपॉन U1। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अभी मैंने बताया था शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। देखिए सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। शुक्र जो सबसे गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि बुध पर कोई वायुमंडल वगैरह नहीं पाया जाता, इसलिए वो गर्म नहीं होता। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बुध सबसे छोटा है। नेक्स्ट भारत का पहला जीव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी जीव मंडल यानी बायोस्फीयर। नेक्स्ट है उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन 1 होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है कोई स्थिर बल की किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन 3 0.25 न्यूटन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। और कोई सुझाव भी हो तो वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।